ठीक है, तो आज हम एक टॉपिक करने वाले डिस्कस। सो नाइन्थ केमिस्ट्री वी आर डिस्कसिंग चैप्टर 4 पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स। द लास्ट लेक्चर आई टोल्ड यू अबाउट डोबेरेनस रूल ऑफ ट्राइड, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, Rothermers classification. So these three scientists have been discussed. Now today I will tell you about the contribution of Mendeleev in the designing of periodic table. तो आज हम एक नए साइंटिस्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और ये सारी बातें मैंने उसकी एक साइंटिस्ट के बारे में लिखी और साइंटिस्ट का नाम था मेंडलीव। या उसका पूरा नाम जो था वो था डिमिट्री मेंडलीव। ये जो डी होता है इसके नाम में वो साइलेंट कर देते हैं, तो दैट इज डिमिट्री मेंडलीव और नाम के आखिर में एफ आता है इसके। तो मेंडलीव एक ऐसा साइंटिस्ट जिसको फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल मतलब कि बाबाए पीरियोडिक टेबल। क्यों? चूंकि सबसे ज्यादा जो कह लो कि पायनियर था और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट काम किया ना पीरियोडिक टेबल पर तमाम ही साइंटिस्ट में, उनमें से मेंडलीव ने सबसे ज्यादा जो है वो कह लो कि इंपॉर्टेंट एक वर्क किया था। अगरचे मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को वो वर्थ नहीं मिली, जो मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि वो जो है वो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल सही नहीं है, गलत है। लेकिन मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में गलती सिर्फ इस चीज़ की है कि उसके दौर में एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी नहीं हुई थी, एटॉमिक मास की डिस्कवरी हुई थी। तो मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक मास की बुनियाद पर बनाया था। और जब यही मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल हमने एटॉमिक मास के बजाय नंबर में कन्वर्ट कर दिया तो ये आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना, जो आजकल हम इस्तेमाल करते हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल असल में एक तरह की मॉडिफाइड फॉर्म है मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो कह लो कि पायनियर था या जो सबसे मेन काम किया था पीरियोडिक टेबल की डिजाइनिंग में, वो इस साइंटिस्ट ने किया था, इस केमिस्ट ने किया था, डिमिट्री मेंडलीव, जो एक रशियन केमिस्ट था, रशिया में पैदा हुआ था। तो रशियंस जो है वो उनके नेम के आखिर में नॉर्मली एफ आ रहा होता है, जैसे मेंडलीव है, क्लाशनकोफ है। तो जब भी नाम में एफ आता है नॉर्मली दे आर रशियंस। तो डिमिट्री मेंडलीव एक रशियन केमिस्ट है। 1869 में उसने क्या किया था, अपने एटॉमिक पीरियोडिक टेबल को जो है वो पब्लिश करवाया था और इसके पीरियोडिक टेबल भी एटॉमिक मास की बुनियाद पर ही था, जिसकी वजह से उसके अंदर कुछ गलतियां रह गई। तो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल जो था वो एक पीरियोडिक लॉ पर बना हुआ था, जिसको हम मेंडलीव पीरियोडिक लॉ कहते हैं। और मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या कहता है कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। कि किसी भी एलिमेंट की केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टीज के अनुसार उसके एटॉमिक मासेस के पर होता है, या केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होते हैं वो एटॉमिक मासेस के पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। तो ये बात समझने लायक है कि व्हाट इज अ पीरियोडिक फंक्शन। कि पीरियोडिक फंक्शन किसे कहते हैं? एक ऐसा फंक्शन जो खास पीरियड के बाद अपने आप को रिपीट करे, उसको हम कहते हैं पीरियोडिक फंक्शन। जैसे मैथमेटिक्स के अंदर जो साइन थीटा होता है ना, साइन थीटा को पीरियोडिक फंक्शन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम साइन वेव एक जनरेट करते हैं ना, तो क्या होता है कि वो एक खास टाइम गुजरने के बाद एक फिक्स पॉइंट से गुजरता है, फिर एक फिक्स पॉइंट से गुजरता है। इसी को हम लोग कहते हैं साइन वेव। तो जो साइन थीटा से बनता है, तो साइन थीटा चूंकि एक पीरियोडिक फंक्शन है। क्यों? क्योंकि खास टाइम गुजरने के बाद, खास इंटरवल गुजरने के बाद वो अपनी प्रॉपर्टीज को रिपीट कर देता है। बिल्कुल वैसे ही मेंडलीव कहता था कि ये जो एलिमेंट्स के फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज होती है ना, वो एटॉमिक मासेस के पीरियोडिक फंक्शन होती है। मतलब खास एटॉमिक मास गुजरने के बाद एलिमेंट्स अपनी प्रॉपर्टी को रिपीट कर देते हैं पीरियोडिक टेबल में। सेम यही कांसेप्ट पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, न्यूलैंड ने पेश किया था, जिसको हम पीरियोडिसिटी कहते हैं। पीरियोडिसिटी में भी यही बात हो रही थी, द रिपीटिशन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आफ्टर रेगुलर इंटरवल इन पीरियोडिक टेबल। लेकिन वहां पर वो क्या कहता था, वो नंबर्स पर बात करता था। न्यूलैंड जो था वो नंबर पर बात करता था। वो कहता था सारे गामा पादा नीसा की तरह हर 8वां एलिमेंट पहले एलिमेंट की तरह होगा, हर 8th एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट की तरह होगा। जबकि उसने क्या कहा कि एटॉमिक मासेस की बुनियाद पर एलिमेंट्स अपनी प्रॉपर्टी को रिपीट करेंगे। ठीक है, और इसने पूरे एक लॉ पेश किया जिसको मेंडलीव पीरियोडिक लॉ कहते हैं। अब उसी पीरियोडिक लॉ की बेसिस पर उसने क्या किया था, एक पूरे पीरियोडिक टेबल को डिजाइन किया था। ठीक है, जिसको हम मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कहते हैं। तो सबसे पहले हमें उस मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के साइलेंट फीचर्स को, मतलब उसको नुमाया खदोखाल को समझना होता है कि अगर आप मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को आप देखेंगे तो आपको उसके अंदर क्या चीजें दिखाई देंगी। तो आपकी बुक में 9th क्लास की बुक में ये मेंशन्ड है मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल। अगर आपके पास बुक है तो आप इस बुक में देख सकते हैं कि पेज नंबर मैं आपको बता देता हूं। कि पेज नंबर 61 पर मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल है वो आपके पास मौजूद है। ठीक है, इट इज ऑन पेज नंबर 61, टेबल नंबर 4.3। ठीक है, सो टेबल नंबर 4.3 पर ये मौजूद है। पेज नंबर 61 पर 9th क्लास की केमिस्ट्री की बुक में, सिंटैक्स की बुक में है ये। ठीक है,
तो इसमें जो अगर आप देखेंगे तो इसके साइलेंट फीचर्स के लिहाज से अगर बात की जाए तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि इट कंटेन्स 8 वर्टिकल कॉलम्स एंड 12 हॉरिजॉन्टल रॉस, कि 8 वर्टिकल कॉलम्स हैं, ठीक है, तो 8 वर्टिकल कॉलम्स इसके अंदर है टोटल, ठीक है, जिसको हम ग्रुप्स कहते हैं। और हॉरिजॉन्टल रॉस की तादाद अगर हम देखेंगे टोटल रॉस, तो ये टोटल इसके अंदर 12 रॉस मौजूद है, 12 रॉस मौजूद है, इसको पीरियड कहते हैं। तो इसमें 8 पीरियड्स थे और 8 ग्रुप्स थे और 12 पीरियड्स थे, ठीक है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है कि ऑल द एलिमेंट्स इन ग्रुप हैव सिमिलर प्रॉपर्टी, एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट थे उन सबकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी, ठीक है, सिमिलर मतलब जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम सिमिलर प्रॉपर्टी वाले होते हैं, तो सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स को उसने एक ही ग्रुप के अंदर रखा था, ठीक है। नेक्स्ट क्या कि द ग्रुप नंबर टेल्स अबाउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल, कि ये जो ग्रुप नंबर ये आपको बताता है कि लास्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। ग्रुप 1 के अगर कोई एलिमेंट्स है तो उसका मतलब उसके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप 2 का कोई एलिमेंट है तो उसके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप 3 का कोई एलिमेंट है तो मतलब उन तमाम एटम्स के लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ग्रुप नंबर आपको बताता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट शेल, कि लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये ग्रुप नंबर से पता लग जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्या है, ही लेफ्ट वेकेंट स्पेसेस फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट, तो उसने क्या किया था कि अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए वेकेंट स्पेसेस उसने छोड़ दी थी, खाली जगह छोड़ दी थी 3 जगहों पर, 44, 68, 72। अगर आप सर्च करेंगे पेज 61 पर जो टेबल 4.3 है, तो 44 पर, 68 पर और 72 पर आपको ब्लैंक्स दिखेंगे, खाली जगह दिखेंगे, मतलब डैश छोड़ा हुआ है, 44 इक्वल टू डैश लिखा होगा आपको एक ना, या डैश इक्वल टू 44 इस तरह से लिखा होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एलिमेंट नंबर 44, 68, 72 पर इसने खाली जगह छोड़ दी थी। ये खाली जगह क्यों छोड़ा था उसने? फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट, गैर दरियाफ्त शुदा अनासिर की वजह से, क्योंकि मेंडेलीव के दौर में कुछ एलिमेंट डिस्कवर्ड नहीं थे, तो उसने उन्हें बताया कि यहाँ पर एलिमेंट्स बाद में जाकर डिस्कवर होंगे, तो उसने अनडिस्कवर्ड एलिमेंट के लिए गैर दरियाफ्त शुदा अनासिर के लिए उसने खाली जगह छोड़ दी थी, वैकेंट स्पेसेस छोड़ दिए थे। तो ये 4 सैलिएंट फीचर थे, अगर मेंडेलीव के प्रोडक्ट टेबल को आप देखोगे तो ये 4 बातें पता लगेंगी। सबसे पहली बात ये कि उसके अंदर 8 वर्टिकल कॉलम्स मतलब ग्रुप्स हैं और 12 हॉरिजॉन्टल रॉस मतलब पीरियड्स हैं। नेक्स्ट, एक ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स उन सबके सिमिलर प्रॉपर्टी है। थर्ड, ग्रुप नंबर आपको बता रहे हैं कि उस एटम के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, इन सब के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, तभी वाले ग्रुप के अंदर मौजूद है, फर्स्ट ग्रुप में मौजूद है। नेक्स्ट क्या कि इसने 3 जगहों पर खाली जगहों को छोड़ दिया था, 44, 68, 72 अनडिस्कवर्ड एलिमेंट के लिए। उसको लगा था कि इसके के बाद में जाकर ये तमाम एलिमेंट डिस्कवर होंगे और बाद में आखिरकार वो एलिमेंट डिस्कवर हो भी गए। तो आगे मैं बताता हूँ कि किस तरह से डिस्कवरी हुई, कौन कौन से नाम रखेंगे उनके। तो उसने 44, 68, 72 3 जगहों पर खाली छोड़ा था। 44 वाले एलिमेंट को उसने नाम दिया था ईका बोरॉन, ईका बोरॉन का नाम दे दिया था। ईका एक रशियन वर्ड है, ईका मतलब होता है जैसा, बोरॉन जैसा होगा ये एलिमेंट। और नेक्स्ट एलिमेंट जो 68 था उसको उसने ईका एल्यूमिनियम का नाम दिया था। ईका एल्यूमिनियम मतलब ये एलिमेंट एल्यूमिनियम जैसा होगा। और लास्ट 72 वाले एलिमेंट को उसने ईका सिलिकॉन का नाम दिया था, मतलब ये एलिमेंट सिलिकॉन जैसा होगा। तो उसने पहले ही से नाम लिख दिया था कि इसकी प्रॉपर्टी बोरॉन जैसी होगी, इसकी एल्यूमिनियम जैसी होगी और इसकी सिलिकॉन जैसी होगी। और मेंडेलीव के मरने के बाद जब ये एलिमेंट डिस्कवर किए गए तो वाकई में ऐसे एलिमेंट डिस्कवर हुए इन 44, 68, 72 पर, जिसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल वैसे ही थी जैसे मेंडेलीव ने बताई थी। इसी वजह से मेंडेलीव को जो है फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा जाता है कि इसने जो एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे उनके बारे में पहले से पेशेनगोई कर दी थी कि यहाँ पर ये एलिमेंट डिस्कवर होंगे और उनकी ऐसी ऐसी प्रॉपर्टीज होंगी। इस वजह से मेंडेलीव बहुत मशहूर है। और इसी वजह से मेंडेलीव को मैजिशियन भी कुछ लोग कहते हैं, द मैजिशियन ऑफ रशिया, रशिया का जादूगर। जादूगरी तो नहीं थी, अगर उसने अपनी नॉलेज को इस्तेमाल किया था, लेकिन एक ऐसी चीज जो डिस्कवर नहीं हो उससे पहले उसके बारे में बता देना एक तरह की मैजिक है, एक तरह की जादू है, तो इसको जादूगर भी कहा जाता था रशिया का। और नेक्स्ट ये कि इसके मरने के बाद पीरियोडिक टेबल के अंदर एक एलिमेंट है मेंडेलिवियम, जो भी बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं ना उनके नाम पर पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट रख दिया जाता है। जैसे मैडम क्यूरी के नाम पे क्यूरियम रख दिया गया, आइंस्टाइन के नाम पे आइंस्टीनियम रख दिया गया है, बोहर के नाम पे बोहरियम रख दिया गया है, इस तरह से और रदरफोर्ड के नाम पे रदरफोर्डियम रख दिया गया है, सीबोर्ग के नाम पे सीबोर्गियम रख दिया गया है, इस तरह से कोपरनिकस के नाम पर कोपरनिशियम रख दिया गया है। जितने भी बड़े साइंटिस्ट उनके नाम पर पीरियोडिक टेबल में एक एलिमेंट पर डाल देते हैं। 118 एलिमेंट है ना, 118 उसमें से। तो मेंडेलीव के नाम से पीरियोडिक टेबल में एक एलिमेंट रखा गया मेंडेलिवियम, मेंडेलीव के नाम से, जो कि उसने इतना बड़ा काम किया था कि उसने अनडिस्कवर्ड एलिमेंट के बारे में भी पहले से पेशेनगोई कर दी थी, पहले से बता दिया था। 44, 68, 72 तीन एलिमेंट्स के बारे में बात समझ में, साइलेंट फीचर चारों। नेक्स्ट क्या है? एडवांटेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन में एडवांटेजेस मतलब फायदे, कि मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल के क्या फायदे पहुंचे, इससे क्या बेनिफिट पहुंचा, केमिस्ट्री में क्या फायदा पहुंचा इससे। तो मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल से हमें 3 फायदे पहुंचे। देयर आर 3 एडवांटेजेस ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। फर्स्ट वन, इट हेल्प्ड इन द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स।
इससे एलिमेंट्स को सिस्टमेटिक वे पर पढ़ना आसान हो गया, मुनज़्ज़म तरह से पढ़ना आसान हो गया। पहले क्या था, एलिमेंट्स रैंडमली अरेंज होते थे, ऑर्डर में अरेंज नहीं होते थे। तो पहली बार ऐसा हुआ कि मेंडलीव ने तमाम एलिमेंट्स को सिंबल प्रॉपर्टी के लिहाज से एक ग्रुप के अंदर जो है वो रख दिया। तो सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, मतलब एलिमेंट्स को सिस्टमेटिक वे पर पढ़ना आसान हो गया। ये भी कह सकते हैं कि पहले ग्रुप नंबर आपको कोई बात नहीं बताता था, लेकिन मेंडलीव की टेबल में आपको ग्रुप नंबर बताता है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट शेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बताता है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि अगर हमें कोई ऐसा एलिमेंट को ढूंढना था जिसके लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हो, तो हम ग्रुप 3 में चले जाएंगे। कोई ऐसा एलिमेंट ढूंढना है जिसके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ग्रुप 7 में चले जाएंगे। तो सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स में फायदा पहुंचा, हेल्प मिली बहुत ज्यादा। पहली बात तो ये। सेकंड बात क्या, ही करेक्टेड मैनी डाउटफुल एटॉमिक मासेस। मेंडलीव के दौर में बहुत सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस को गलत लिखा जाता था, या गलत एटॉमिक मासेस पीरियोडिक टेबल में लिखे जाते थे। मेंडलीव ने तमाम एटॉमिक मासेस को सही करके, ठीक करके अपने पीरियोडिक टेबल में लिखा। तो बहुत सारे डाउटफुल एटॉमिक मासेस को, गलत एटॉमिक मासेस को उसने ठीक करके लिखा। नेक्स्ट क्या है, द प्रेडिक्शन ऑफ एलिमेंट्स वाज मेड पॉसिबल। नए नए एलिमेंट्स का खोज लगाना आसान हो गया, उनकी पेशगोई करना आसान हो गया। हिंदी में बोलते हैं भविष्यवाणी करना आसान हो गया, ठीक है, कि प्रिडिक्ट करना, मुस्तकबिल की बात बताना। तो ये भी मैंने इस पॉइंट में भी आपको बताया था सेकंड फीचर में, कि 3 एलिमेंट है ना, 44, 68, 72 एटॉमिक मास वाले। 44 वाले को इका बोरॉन कहते हैं, 68 वाले को इका एल्यूमिनियम, 72 वाले को इका सिलिकॉन। इका बोरॉन मेंडलीव के मरने के बाद डिस्कवर हुआ स्कैंडियम के नाम से, जिसका सिंबल आप लोग लिखते हैं Sc, ट्रांजिशन एलिमेंट है ये। इका एल्यूमिनियम डिस्कवर हुआ गैलियम के नाम से, जिसका सिंबल हम लिखते हैं Ga। इका सिलिकॉन बाद में डिस्कवर हुआ किस नाम से, जर्मेनियम के नाम से, जिसका सिंबल हम लिखते हैं Ge, ठीक है। और जो प्रॉपर्टीज मेंडलीव ने बताए थे, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, जो भी प्रॉपर्टीज बताए थे ना, जैसे भी सेम वैसी ही प्रॉपर्टीज उसकी निकली। तभी मेंडलीव को एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट समझा जाना शुरू कर दिया गया, और उसके नाम पर एक पीरियोडिक टेबल में एक एलिमेंट रखा गया मेंडलीवियम के नाम से। तो ये 3 बड़े फायदे थे, फिर से रिपीट कर देता हूं। फर्स्ट वन कि सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स में हेल्प मिली। दूसरी, बहुत सारे डाउटफुल एटॉमिक मासेस को उसने सही करके लिखा। और तीसरी बात कि 3 एलिमेंट्स ऐसे थे जो कि उसने पहले से प्रेडिक्ट कर दिया था कि या बाद में डिस्कवर होंगे जाकर, और मेंडलीव के मरने के बाद ये तीनों डिस्कवर हो गए, स्कैंडियम के नाम से, गैलियम के नाम से और जर्मेनियम के नाम से। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, डिसएडवांटेजेस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के डिसएडवांटेजेस क्या है, नुकसानात क्या है, मतलब इससे क्या गलतियां क्या है, खामियां क्या है, वीकनेस क्या है, इसकी डिस्क्रिपेंसीज क्या है इसकी। तो 5 खामियां थी इसके पीरियोडिक टेबल में, 5 डिस्क्रिपेंसीज या 5 वीकनेसेस, 5 फॉल्ट, 5 ड्रॉबैक, डिफेक्ट्स, कुछ भी कह सकते हैं। तो पहला, ही लेफ्ट नो प्लेस फॉर आइसोटोप्स। उसने आइसोटोप के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी थी। आइसोटोप किसे कहते हैं? आइसोटोप्स आर द एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम और एटॉमिक मास डिफरेंट हो, उसको हम आइसोटोप कहते हैं, ठीक है। एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास डिफरेंट हो। मिसाल के तौर पे अगर हम हाइड्रोजन की बात कर लें तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है। एक होता है 1H1, एक होता है 1H2 और एक होता है 1H3। These are the 3 isotopes of hydrogen. This is the first one, प्रोटियम कहते हैं, इसको ड्यूटियम कहते हैं, इसको ट्रीटियम कहते हैं। तो ये तीनों हाइड्रोजन के आइसोटोप इसलिए कहलाते हैं, तीनों के एटॉमिक नंबर तो सेम है 1, लेकिन तीनों के एटॉमिक मासेस अलग, इसका 1, इसका 2 और इसका 3। These 3 are the isotopes of hydrogen, ठीक है। अब मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल बना हुआ था एटॉमिक मास की बुनियाद पर, और इसने हाइड्रोजन को सिर्फ एक पोजीशन दी थी एटॉमिक मास 1 वाली। तो भाई एटॉमिक मास 2 और 3 भी होता है हाइड्रोजन का, वो कहां गया? तो वो उसने नहीं रखा था। तो ये इसके पहला डिफेक्ट था कि उसने आइसोटोप्स के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी थी अपने पीरियोडिक टेबल में, कि एक एलिमेंट का जो डिफरेंट आइसोटोप होता है वो आइसोटोप्स कहां रखा है, ठीक है। अच्छा, हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी, जदीद पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन एक ही जगह पर होता है, लेकिन वो हमारे पीरियोडिक टेबल की गलती नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास की बुनियाद पर नहीं बना है, एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर बना है। मॉडर्न की बात कर रहा हूं, तो तीनों का एटॉमिक नंबर तो एक ही है ना 1, तो फिर हम अपने पीरियोडिक टेबल में एक जगह रख सकते हैं, लेकिन मेंडलीव को अलग अलग जगह पर रखना चाहिए था, क्योंकि एटॉमिक मास की बुनियाद पर इसने पीरियोडिक टेबल को बनाया था। नेक्स्ट, सेकंड, हिज पीरियोडिक टेबल गिव नो आइडिया या नो कांसेप्ट अबाउट एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसका पीरियोडिक टेबल एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में आपको कोई आइडिया प्रोवाइड नहीं किया करता था। देखो, हमने इससे पिछले लेक्चर में सीखा है ड्राइंग ऑफ एटम, एटम को बनाना सीखा है, और एटम को बनाने के लिए हमें एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए था, है ना। एटॉमिक नंबर पता होता है तो एटॉमिक नंबर टेल्स यू अबाउट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो जब आपको एटॉमिक मास पता होता था तो उसके एटॉमिक नंबर पता होता था, तो उसके जरिए आप शेल्स में इलेक्ट्रॉन लगा रहे होते थे कि फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे।
अब एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे था ना ये, लेकिन मेंडेलीव का periodic table किसमें बना था? एटॉमिक मास की बुनियाद पे बना था। तो इससे तो हम एटम का स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, एटॉमिक मास से तो पता नहीं लगता स्ट्रक्चर हमें कुछ भी। इसकी वजह से हम ये कहते हैं कि हिज पीरियोडिक टेबल गेव नो कॉन्सेप्ट या नो आइडिया अबाउट एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक साख के बारे में कोई नजरिया पेश नहीं किया करता था। पसंद आ रही है? सेकंड पॉइंट। नाउ द थर्ड पॉइंट, ही प्लेस्ड हेवियर एलिमेंट्स बिफोर लाइटर एलिमेंट्स। इसने भारी एलिमेंट को हल्के एलिमेंट से पहले रख दिया। देखो जब भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की फिलिंग होती है ना, असेंडिंग ऑर्डर में होती है। पहले कम वाले 1 2 3 4 5 ऐसे चल रहा होता है ना, अगर आपने कभी देखा है पीरियोडिक टेबल को। इसने क्या किया था, कुछ जगहों पर ऐसा किया था कि भारी एलिमेंट को हल्के से पहले रख दिया था। मिसाल के तौर पे पोटेशियम और आर्गॉन। आर्गॉन का एटॉमिक मास होता है 40 और पोटेशियम को होता है 39। तो पहले किसको रखना चाहिए? पोटेशियम को, के को, उसके बाद आर्गॉन को रखना चाहिए। लेकिन इसने आर्गॉन को पहले रख दिया, पोटेशियम को बाद में रख दिया, भारी एलिमेंट पहले रख दिया हाई एटॉमिक मास वाला। तो ये गलती हो गई इसकी, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अच्छा, हमारे पीरियोडिक टेबल में भी आर्गॉन पहले है, पोटेशियम बाद में है, लेकिन हमने जो एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे रखा ना, आर्गॉन का एटॉमिक नंबर होता है 18, पोटेशियम का होता है 19। तब आर्गॉन पहले आएगा और पोटेशियम बाद में आएगा एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे। लेकिन एटॉमिक मास के लिहाज से आर्गॉन 40 होता है, पोटेशियम 39 होता है। तो एटॉमिक मास की वजह से क्या हो गया कि आगे पीछे हो गया। ठीक है, क्योंकि एटॉमिक मास के लिहाज से गलत रखा है, एटॉमिक नंबर के लिहाज से ठीक है। समझ में की बात? नेक्स्ट फोर्थ है, ही प्लेस्ड डिसिमिलर एलिमेंट्स इन सिमिलर ग्रुप। देखो एक ही एलिमेंट में जितने, एक ही ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आने चाहिए वो सबके सब सेम आने चाहिए, सिमिलर आने चाहिए। लेकिन उसने एक जगह पर ऐसा किया कि डिसिमिलर एलिमेंट्स, मुख्तलिफ एलिमेंट्स को जिनकी प्रॉपर्टी अलग अलग होती है उनको एक साथ जमा करके रख दिया, एक साथ रख दिया। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, ही प्लेस्ड अल्कली मेटल्स विथ कॉइनेज मेटल्स। इसने अल्कली मेटल्स को कॉइनेज मेटल्स के साथ रख दिया। अल्कली मेटल किसे कहते हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे अल्कली मेटल्स होते हैं। और कॉइनेज मेटल मतलब, कॉइन मतलब होता है सिक्के, सिक्के जिससे सिक्के बनाए जा सके। वो 3 एलिमेंट होते हैं, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। मतलब तांबा, चांदी, सोना। ये तांबा, चांदी, सोना इंग्लिश में बोलेंगे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, और सिंबल में Cu, Hg, Cu, Ag और Au। ये कहलाते हैं कॉइनेज मेटल, जिनसे सिक्के बनाते हैं, चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के, सोने के सिक्के। और ये है अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स बहुत हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। पहली बात तो बहुत सॉफ्ट होते हैं कि आप इसको छुरी से भी काटोगे ना, केक की तरह कट जाएंगे। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इतने सॉफ्ट होते हैं कि चॉकलेट की तरह कट जाएंगे, बिल्कुल इतने सॉफ्ट मेटल होता है अल्कली मेटल। और रिएक्टिव बहुत ज्यादा, पानी में डालोगे सेकंडों में धमाके से फट जाएगा, पानी में आग लगा देगा, इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। यही कॉइनेज मेटल में आता है बिल्कुल अलग है ना, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर। आप इसको कभी भी नहीं काट सकते उसको कैंची से, या ना ही चाकू से काट सकते हो। और दूसरी चीज, इसको पानी में डाल दोगे तब भी कोई धमाका नहीं होगा, बल्कि रिएक्शन ही नहीं करेगा पानी के साथ कोई। तो इसका मतलब दोनों की प्रॉपर्टी कितनी अलग अलग है, अल्कली मेटल की और कॉइनेज मेटल की। तो इनको अलग अलग रखना चाहिए ना, लेकिन मेंडेलीव ने क्या किया भाई, साथ में रख दिया उसको। तो ये तो गलत बात हो गई ना भाई। ग्रुप के अंदर सारे एलिमेंट सिमिलर आने चाहिए, एक जैसे आने चाहिए, अलग अलग नहीं आने चाहिए। ये डिफेक्ट हो गया, डिसएडवांटेज हो गया इसके पीरियोडिक टेबल की, गलती हो गई इसकी, खामी हो गई इसकी। अच्छा, यहाँ पे मैं बता रहा था आपको कि उसने क्या किया भाई कि डिसिमिलर एलिमेंट्स को सिमिलर ग्रुप में रख दिया। जैसे कि हैं वो अल्कली मेटल्स को कॉइनेज मेटल्स के साथ, लेकिन उसको अलग अलग रखना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट इसने क्या किया भाई, 5वीं चीज, ही प्लेस सिमिलर एलिमेंट्स एंड डिसिमिलर ग्रुप। सिमिलर एलिमेंट्स को डिसिमिलर ग्रुप के अंदर रख दिया। मतलब क्या भाई, जिसको अलग अलग रखना चाहिए था उसको एक साथ रख दिया, और जिसको एक साथ रखना चाहिए था उसको अलग अलग रख दिया। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल 2 एलिमेंट है, लेड और बेरियम। पीबी होता है सिंबल लेड का और बी होता है बेरियम का। ये 2 एलिमेंट बहुत प्रॉपर्टी में साथ में रिजेंबल करते हैं, मुशाबियत रखते हैं, रिजेंबल करते हैं, सिमिलर होते हैं, लेड और बेरियम। इन दोनों को होना चाहिए एक साथ, लेकिन ये दोनों उसने अलग अलग ग्रुप के अंदर रखे, जबकि प्रॉपर्टी सिमिलर है। और एक मजे की बात बताऊं तो ये हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आप घर जाके चेक करोगे ना, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर भी लेड और बेरियम अलग अलग ग्रुप के अंदर होता है। ठीक है, जैसे बेरियम होता है 2A ग्रुप के अंदर, ठीक है, सेकंड ग्रुप में, और जो लेड होता है आपका 4A ग्रुप में होता है। 2 और 4 अलग अलग है ना। तो ये वाली गलती ऐसी है लास्ट वाले, जो गलती हमारे अपने जदीद पीरियोडिक टेबल के अंदर भी मौजूद है। तो वो गलती अब तक उसको ठीक नहीं किया गया, सन 2020 तक उसकी गलती वैसे ही वो मौजूद है। तो ये 5 मैंने आपको डिसएडवांटेजेस बताएं। लेट्स मी गिव यू अ रिव्यू, अ लिटिल बिट रिव्यू अबाउट द टॉपिक व्हिच वी डिस्कस टुडे। तो मिट्री मेंडेलीव एक रशियन केमिस्ट थे जिन्होंने 1869 में मॉडर्न मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ पेश किया, जो ये कहता था कि एलिमेंट्स के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के अनुसार उनके एटॉमिक मासेस पर होता है। और इसकी बुनियाद पर उसने पीरियोडिक टेबल डिजाइन किया, जिसके 4 सैलेंट फीचर थे। पहली चीज क्या कि उसके पास टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स, उसके 8 ग्रुप्स थे और 12 रॉ पीरियड्स थे।
ठीक है। हर ग्रुप के अंदर सिमिलर एलिमेंट्स हैं। ग्रुप नंबर शो करता था लास्ट सेल के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उसने 3 जगहों पर 44, 68, 78 एटॉमिक मासेस के लिए जगह खाली छोड़ दी थी अनडिस्कवर्ड एलिमेंट के लिए। नेक्स्ट आते हैं क्या, एडवांटेजेस। 3 फायदे पहुंचे थे। पहला, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स में मदद मिली थी। दूसरी चीज, इसने बहुत सारे डाउटफुल एटॉमिक मासेस को जो है वो सही करके लिखा था। तीसरी चीज, नए एलिमेंट्स का खोज लगाना, प्रिडिक्शन करना आसान हो गया था। जैसे कि इका जो है वो बोरॉन डिस्कवर हो गया स्कैंडियम के नाम से, इका एल्यूमिनियम डिस्कवर हो गया गैलियम के नाम से, और इका सिलिकॉन डिस्कवर हो गया आगे जाकर जर्मेनियम के नाम से। उसके बाद डिफेक्ट्स की बात करें, डिसएडवांटेज की बात करें तो 5 डिसएडवांटेज हैं। फर्स्ट वन कि इसने अपने प्रोडक्ट टेबल में आइसोटोप के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। दूसरी चीज़ कि उसका प्रोडक्ट टेबल एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में कोई आइडिया प्रोवाइड नहीं करता था। तीसरी चीज़, इसने कुछ भारी एलिमेंट को हल्के से पहले रख दिया, जैसे कि पोटेशियम को, आर्गॉन को पोटेशियम से पहले रख दिया। नेक्स्ट, इसने एक अलग अलग प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट को एक साथ रख दिया, जैसे अल्कली मेटल और कॉर्निक मेटल को एक साथ रख दिया। और सबसे लास्ट क्या गलती थी भाई, जिस एलिमेंट को एक साथ रखना चाहिए तो उसको अलग अलग रख दिया। लेड और बेरियम दोनों सिमिलर प्रॉपर्टी रखते हैं लेकिन अलग अलग जगहों पर रखा गया उनको। ये हमारा मेंडलीव प्रोडक्ट टेबल था। अब इसके फौरन बाद लास्ट एक प्रोडक्ट टेबल आता है जिसको हम लोग कहते हैं मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल, जिसको आज हम लोग इस्तेमाल करते हैं, दीवारों पे लगा होता है स्कूलों में और इधर उधर पे। तो उसके बारे में कल हम इसको इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, ठीक है।